हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि हम बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट देख रहे हैं, तो हम कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बाल अपराध किसे कहते हैं, इसका क्या क्या बाल अपराध में कौन कौन सी उम्र के बच्चे आते हैं, लड़के और लड़कियों की क्या एज है, ये सब हमने देख लिया था। तो एक बार हम इसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप आगे के कॉन्सेप्ट समझने में हमें ईजी रहे। तो हमने पढ़ा था बाल अपराध, जिसमें लड़कों के लिए बाल अपराधी की उम्र 7 से 16 वर्ष होती है, जबकि लड़कियों के लिए बाल अपराध की उम्र 7 से 18 वर्ष होती है। बाल अपराध और अपराध में अंतर हमने देखा था। इसके बाद हमने बाल अपराध से संबंधित जो जो समाजशास्त्रियों ने सिद्धांत दिए हैं वो भी हमने पढ़ लिया था। एक बार हम इसे देख लेते हैं। तो पहला हमारा सिद्धांत था मर्टन का व्याधिकीय सिद्धांत, एनोमी थियोरी। इसमें मर्टन ने कहा था कि जब संस्थागत साधनों को परिवेश में उपलब्ध हैं और उन लक्ष्यों जिनका अपने परिवेश में आकांक्षा रखना मुश्किल होता है, विसंगति उत्पन्न होती है, तब तनाव और कुंठा पैदा हो जाता है और विचलित व्यवहार को जन्म देती है। तो मर्टन ने, सिंपली भाषा में हम समझ सकते हैं कि मर्टन ने कहा था कि जब बच्चों की अभिलाषाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो उनके पेरेंट्स उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं और उनकी इच्छाएं उससे ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो बच्चों के व्यवहार में विचलन उत्पन्न हो जाता है, जिससे बाल अपराध करने के लिए वे अग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा हमने फेडरिक थ्रेसर का गिरोह सिद्धांत देखा था, जिसमें था फेडरिक थ्रेसर ने ये नहीं कहा था कि गिरोह अपराध का कारण है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि गिरोह अपराध में मदद करती है। व्यक्ति अगर गैंग में है तो वो कुछ अनुचित करने के लिए प्रोत्साहित हो जाता है और किसी बुरे बातों पे बच्चों की जल्दी ही सहमति हो जाती है कि हाँ ये करना है। नेक्स्ट है हम लोग का सांस्कृतिक प्रसार सिद्धांत। हमने नेक्स्ट देखा था कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें कहा गया था कि अपराध का प्रसार व्यक्तिगत और सामूहिक संपर्क से होता है। तो इसमें सांस्कृतिक सिद्धांत में बेसिकली ये कहा गया था कि अपराध का प्रसार व्यक्तिगत और सामूहिक संपर्क से होता है और प्रभावी सामाजिक नियंत्रण की एजेंसियों के अभाव में ये होता है। जो भी सामाजिक एजेंसियाँ हैं, जैसे कि हमारा परिवार ही है जो बच्चों को अनुचित मार्ग पर जाने नहीं देता है, समाज है जो अगर कोई गलत कार्य करेगा तो उसे टोकता है, समाज के द्वारा उसकी निंदा की जाती है। तो ये सब अगर इन एजेंसियों का प्रभावी नियंत्रण नहीं होता है तो व्यक्ति अपराध करने लगता है। तो आज हमें पढ़ना है बाल अपराधियों के उपचार के तरीके, कि किन किन तरीकों के द्वारा हम बाल अपराध को रोक सकते हैं या क्या प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा, कि बाल अपराध कम हो सके समाज में। तो हमारा पहला है रिमांड होम। सरकार के द्वारा सबसे पहले रिमांड होम में बाल अपराधियों को भेजा जाता है। इसमें कि जब कोई बच्चा पकड़ा जाता है तो उसे रिमांड होम में रखा जाता है। जब कोई बाल अपराधी पकड़ा जाता है तो उसे रिमांड होम में रखा जाता है। इन गृहों में बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाता है। बच्चों के साथ कठोरता का व्यवहार नहीं किया जाता है, उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाता है। उनकी बातों को सुना जाता है, समझा जाता है कि क्या मेंटेलिटी रही होगी कि ये अपराध कर दिया इन्होंने। और इसमें ये भी है कि 24 घंटे के अंदर बच्चों को 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने पेश किया जाता है। उससे ज़्यादा का टाइम नहीं दिया जाता है, 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने पेश किया जाता है। तो रिमांड होम में यही है कि जब कोई बच्चा पकड़ा जाता है तो उसे सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाता है और 24 घंटे के सामने न्यायाधीश के सामने पेश किया जाता है। दूसरा हमारा है सर्टिफाइड स्कूल। पहला रिमांड होम और दूसरा सर्टिफाइड स्कूल। तो इसमें है कि पहले बाल अपराधी को रिमांड होम में रखा जाता है। प्रोविजन अधिकारी उसके सामाजिक वातावरण एवं पृष्ठभूमि का अध्ययन करके न्यायालय के सम्मुख अपना प्रतिवेदन पेश करता है। तो एक अधिकारी बच्चों की मेंटेलिटी, उनकी वातावरण की, किस बैकग्राउंड से वो आते हैं, उनकी परिस्थिति क्या थी जब वे क्राइम किए, उनकी मेंटेलिटी क्या थी, वे सभी निरीक्षण किया जाता है। एक प्रोबेशन अधिकारी के द्वारा इन सभी बातों का निरीक्षण किया जाता है, पता लगाया जाता है। उसके बाद से जो भी वो रिपोर्ट तैयार करते हैं उसे न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाता है, जिसके आधार पर जो न्यायाधीश होते हैं इन सभी तथ्यों को देखने के बाद वो कोई भी फैसला सुनाते हैं। न्यायाधीश यह तय करता है कि किसी भी बाल अपराधी को किसी सुधार संस्था में रखा जाना है। तो इन सभी जो रिपोर्ट प्रोबेशन अधिकारी जो न्यायालय को पेश करते हैं, उस रिपोर्ट के आधार पर बाल अपराधी को किस सुधार संस्था में रखा जाए ये न्यायालय फैसला सुनाता है। और तीसरा है बोस्टर स्कूल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो ये आपके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में है।
तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। बोस्टन स्कूल यह अमेरिकी अवधारणा है। बोस्टन स्कूल कैसी अवधारणा है? एक अमेरिकी अवधारणा है। इसे दिया था एल्विन एग्रिस ब्राइग्स ने। यह अमेरिकी अवधारणा है जिसे दिया था, ये वन लाइनर क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्विन एग्रिस ब्राइग्स द्वारा इस स्कूल की स्थापना अमेरिका के केंट प्रांत में की गई थी। अमेरिका के केंट प्रांत में बोस्टन नामक स्थान पर की गई थी। तो बोस्टन स्कूल की अवधारणा एक अमेरिकी अवधारणा है। इसे दी थी एल्विन एग्रिस ब्राइग्स ने, और ये अमेरिका के केंट प्रांत में बोस्टन नामक स्थान पर खोला गया था। ये स्कूल विभिन्न राज्यों में बोस्टन स्कूल, तो ये भारत के संबंध में कह रहा है कि विभिन्न राज्यों में बोस्टन स्कूल अधिनियम लागू है। इसके अनुसार 15 से 21 वर्ष तक के किशोर के अपराधियों के लिए एक पृथक संस्था की स्थापना की जाती है। तो ये कैसे, ये सिर्फ किशोर अपराधियों के लिए ये बोस्टन स्कूल, इसमें 15 से, इसमें एज लिमिट है 15 से 21 वर्ष। 15 से 21 वर्ष के किशोर अपराधियों के लिए एक पृथक सुधार संस्था, ये कैसी संस्था? एक सुधार संस्था है बोस्टन स्कूल, जिसे बोस्टन संस्था कहा जाता है, में रखने की व्यवस्था है। तो बोस्टन स्कूल में ये कि अमेरिकी अवधारणा है। एल्विन एग्रिश ब्राइग्स द्वारा इस स्कूल की स्थापना अमेरिका के केंट प्रांत में की गई थी, बोस्टन नामक स्थान पर। और भारत के संदर्भ में हम इसको देख लेते हैं। तो इस विभिन्न राज्यों में बोस्टन स्कूल अधिनियम लागू है। इसके अनुसार 15 से 21 वर्ष एज लिमिट है। 15 से 21 वर्ष के किशोर अपराधियों के लिए एक पृथक सुधार संस्था, जिसे बोस्टन संस्था कहा जाता है, में रखने की व्यवस्था है। ये स्कूल अपराधी का समाज से पुनः सामंजस्य कराने में योग देते हैं कि अपराधी पुनः एक अच्छा नागरिक बन सके, उस सामंजस्य, पुनः समाज से सामंजस्य कराने में योग देते हैं। मनपसंद प्रतिष्ठा पाने, बिना निगरानी के बाहर घूमने, 1 साल में 15 दिन घर जाने की छूट होती है बोस्टन स्कूल में बच्चों के लिए। तो इसमें बोस्टन स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको भी ऐड किया है कि इसमें कौन कौन से वन लाइनर ऐड हो सकते हैं। तो हम ये भी देख लेते हैं। बोस्टन स्कूल यह एक ऐसी सुधारक संस्था है जहां सामान्यतः 15 से 21 वर्ष के अपराधियों को किसी प्रकार की अनुशासन युक्त परिस्थितियों में रखा जाता है। अनुशासन युक्त परिस्थितियाँ जहाँ बच्चे अनुशासन से रहना सीख सकें, सही तरह से व्यवहार कर सकें, और जो भी वे गलत अपराध कर चुके हैं उससे उबर कर वापस समाज में एक अच्छा नागरिक बन सके, सुधारने में सहायक सिद्ध हो सके। इन स्कूलों में भी सुधार गृहों की भांति बाल अपराधियों को नाना प्रकार के काम सिखाए जाते हैं। तो इन स्कूलों में बच्चों को विभिन्न प्रकार के काम सिखाए जाते हैं, और साथ ही सामान्य शिक्षा, शारीरिक व नैतिक शिक्षा, मनोरंजन आदि की व्यवस्था रहती है। यहाँ के शिक्षक अत्यंत कुशल होते हैं। तो ये बोस्टन स्कूल के जो शिक्षक होते हैं वे इसी के लिए ट्रेंड होते हैं कि बाल अपराधियों से कैसे उनसे हैंडल करना है, कैसे उनको सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना है, उन्हें वापस समाज का एक अच्छा नागरिक कैसे बनाया जा सके, उसके लिए वे सभी ट्रेंड होते हैं। तो ये शिक्षक बहुत ही कुशल होते हैं, और वे हर प्रकार से यह प्रयत्न करते हैं कि बाल अपराधियों को किस प्रकार के प्रभावों में डाला जाए कि वे इन स्कूलों से निकलने के पश्चात अच्छे नागरिक बन सकें, समाज इन स्कूलों से निकलने के पश्चात अच्छे नागरिक बन सकें। तो बोस्टन स्कूल का मेन एम यही होता है, उद्देश्य यही होता है कि इन संस्थाओं में जो बच्चे आते हैं वे यहाँ से निकलने के पश्चात समाज के उत्तम नागरिक बन सकें, वे वापस अपराध न करें, वे अच्छे नागरिक बन सकें। तो भारत में कुल 8 प्रकार के बोस्टन स्कूल हैं। तो ये वन लाइनर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत में कुल 8 बोस्टन स्कूल हैं। चेन्नई आंध्र प्रदेश, मुंबई उत्तर प्रदेश, ट्रावनकोर में ये बोस्टन स्कूल कहाँ कहाँ स्थित हैं? चेन्नई आंध्र प्रदेश, मुंबई उत्तर प्रदेश और ट्रावनकोर में। नेक्स्ट है बाल निर्देशन केंद्र। बच्चों को, बाल अपराधियों के सुधार के उपचार के तरीकों में हमारा दूसरा है बाल निर्देशन केंद्र। उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम 1951 के अंतर्गत इस बाल अपराधियों को सुधार हेतु आगरा और वाराणसी में एक बाल निर्देशन केंद्र, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक्स की स्थापना की गई है। तो ये किस अधिनियम से बना है, ये भी क्वेश्चन कर सकता है एग्जाम में। तो ये है उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम 1951 में, और ये खोला गया है आगरा और वाराणसी में। बाल निर्देशन केंद्र, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक्स भी है। इन केंद्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अपराधी प्रवृत्ति के बालकों का मनोवैज्ञानिक रीति से परीक्षण करना है। तो इनको
मनोवैज्ञानिक रीति से इनका परीक्षण किया जाता है और इनके मस्तिष्क के विकार और संवेदनात्मक दोषों को दूर किया जाता है। इन्हें सही से गाइडेंस दिया जाता है कि किस प्रकार ये अपने मस्तिष्क को अपने काबू में कर सकें, ये बाल फिर अपराध न कर सकें कभी भी जीवन में। इसी उद्देश्य से इन केंद्रों में बालक के व्यक्तित्व, आचरण, व्यवहार, भावना संबंधी समस्याओं के साथ ही साथ उनकी शैक्षणिक कठिनाइयों जैसे पढ़ाई में उनकी शैक्षणिक कठिनाइयाँ जो भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इनकी जो दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, उनमें जैसे पढ़ाई में मंदता आदि, अरुचि, मानसिक उत्पीड़न, इन सभी को दूर करने समस्याओं का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है और उनको दूर करने के लिए उचित सलाह, जो भी सही सलाह है उसे देने का मनोवैज्ञानिक कार्य किया जाता है बाल निर्देशन केंद्रों में। नेक्स्ट हमारा बाल अपराध न्याय अधिनियम 1986। ये जितने भी अधिनियम मैं आपको बता रही हूँ ये सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। तो बाल अपराध न्याय अधिनियम 1986, इस अधिनियम को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2 अक्टूबर 1987 अर्थात गांधी जयंती के दिन से लागू किया गया। तो कब से लागू किया गया है? 2 अक्टूबर 1987 से गांधी जयंती के दिन से इस अधिनियम को लागू किया गया है, बाल अपराध न्याय अधिनियम 1986 को। इस कानून के लागू हो जाने से बाल अपराध से संबंधित राज्यों के सभी कानून निरस्त हो जाएंगे। तो ये हमने देख लिया। और किशोर न्यायालय, बाल अपराधियों को सुधारने के लिए किशोर न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है। इसका संगठन और स्वरूप साधारण अदालतों से बिल्कुल भिन्न होता है। जो किशोर न्यायालय होते हैं वे साधारण अदालतों से भिन्न होते हैं, क्योंकि साधारण अदालतों में जो अधिक एज के 21 वर्ष से अधिक की आयु के अपराधी होते हैं उनको रखा जाता है, और किशोर न्यायालय में जो 18 से 21 के बीच वाले होते हैं उनको रखा जाता है। और इस न्यायालय का उद्देश्य दंड देना न होकर बालक के अपराध के कारण और उसके सुधारात्मक उपाय के विषय में जानना होता है। तो इसका जो मेन मोटिव होता है वो बच्चों को दंड देना नहीं होता है, बल्कि उन्होंने किस कारणवश अपराध किया और उन्हें किस प्रकार से सुधारा जा सकता है उसके विषय में जानना होता है। इन किशोर न्यायालयों में जज और जूरी के स्थान पर चिकित्सक होते हैं। सामान्य न्यायालयों में जज होते हैं, जूरी होते हैं, उसी प्रकार ये जो किशोर न्यायालय होते हैं इसमें चिकित्सक और मनोविश्लेषक, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक आदि होते हैं। इसका अध्ययन एक वेतन प्राप्त मजिस्ट्रेट द्वारा होता है। तो ये सब हम नॉर्मली देख सकते हैं। इसमें मेन यही है कि उत्तर प्रदेश में किशोर न्यायालय की स्थापना उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में किशोर न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में किशोर न्यायालय की स्थापना उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम 1951, उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई थी। प्रोबेशन प्रणाली मैंने अपने आपको बताया ही है, फिर से देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से एक्ट और कब लागू हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्रोबेशन, भारत की केंद्र सरकार ने 1958 में अपराधियों का प्रोबेशन अधिनियम पास किया था। तो भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कब पास किया था? तो 1958 में पास किया था। इसके बाद से युवा अपराधी, इस केंद्रीय कानून के अंतर्गत ऐसी अनिवार्य व्यवस्था है जिसके अनुसार अदालतें 21 वर्ष से कम आयु के युवा अपराधियों को अथवा 21 वर्ष से अधिक आयु के अपराधियों को प्रोबेशन या परिवीक्षा पर रिहा करने के बारे में प्रोबेशनल ऑफिसर की जांच रिपोर्ट पर विचार करती है। केवल ये जो रिपोर्ट है इसको सभी लोगों ने, सभी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकती है, लेकिन केवल महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य ने इस अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं किया था। तो इसमें ये 2 स्टेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र और गुजरात ने बस इसमें चेंजेस किए थे और अन्य किसी भी राज्य ने इसमें चेंजेस नहीं किए थे। उत्तर प्रदेश में भी यह अधिनियम लागू है। तो ये जो प्रोबेशन प्रणाली है ये यूपी में भी लागू है। करने के लिए 1980 में प्रोबेशन नियम लागू हुआ था यूपी में। राज्य के हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय के अधीन कार्य करता है। तो यह अधिनियम संपूर्ण प्रदेश में लागू है। जो ये प्रोबेशन अधिनियम है ये यूपी में लागू है पूरा, और प्रोबेशन विभाग राज्य के हरिजन, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोबेशन विभाग राज्य किसके अंतर्गत कार्य करता है, किसके अधीन कार्य करता है यूपी में। तो इसमें राज्य के हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय के अधीन कार्य करता है। ये हमारा 1 लाइनर है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने बहुत ही मेहनत से अलग अलग बुक्स से मेन जो पॉइंट्स है उसको ढूंढ के लाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है श्वेत वसन अपराध, वाइट कॉलर क्राइम। तो इसको जो अवधारणा है श्वेत वसन अपराध की, इसे दिया था सदरलैंड महोदय ने। तो उन्होंने जो इसकी परिभाषा दी है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने ही ये अवधारणा दी है। तो उनकी हम देख लेते हैं डिफिनीसन। तो सदरलैंड महोदय ने कहा है कि श्वेत वसन अपराधी विश्वासघात करता है और इसलिए अविश्वास उत्पन्न करता है। इससे समाज का नैतिक स्तर गिरता है और सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। तो सदरलैंड महोदय ने श्वेत वसन अपराध का जो डिफिनीसन दिया है कि श्वेत वसन अपराधी विश्वासघात करता है और इसलिए अविश्वास उत्पन्न करता है, विश्वासघात करता है और अविश्वास उत्पन्न करता है। इससे समाज का नैतिक स्तर गिरता है। इस अविश्वास के कारण समाज का नैतिक स्तर गिरता है और सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। ये डिफिनीसन दी है सदरलैंड महोदय ने। नेक्स्ट हमारा व्हाइट कॉलर क्राइम, श्वेत वसन अपराध की परिभाषा। श्वेत वसन अपराध प्रतिष्ठा एवं उच्च सामाजिक परिस्थिति धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा उसके व्यवसाय के दौरान किया जाने वाला अपराध श्वेत वसन अपराध है। तो ये नॉर्मल साधारण शब्दों में हम कैसे इसे समझ सकते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी उच्च प्रतिष्ठित स्थान पर है और वहाँ से अगर कोई अपना कार्य वो न करके रिश्वत लेता है या किसी से कुछ मांग करने के पश्चात वो कार्य करता है, तो वो सभी श्वेत वसन अपराध व्हाइट कॉलर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। और वर्तमान समाज में श्वेत वसन अपराध न होकर लोगों की एक आदत हो गई है। तो हम देखते हैं कैसे ये क्या है। तो एक बार और देख लेते हैं जो सदरलैंड ने डिफिनीसन दी है, श्वेत वसन अपराध प्रतिष्ठित और उच्च सामाजिक परिस्थिति वाले। तो कैसे लोगों द्वारा किया जाता है, ये किसी गरीब लोगों द्वारा नहीं किया जाता है। जो लोग प्रतिष्ठित हैं और उच्च सामाजिक परिस्थिति, जिनकी सामाजिक परिस्थिति उच्च है, अर्थात समाज में जो अच्छे पद पर हैं धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा उसके व्यवसाय में, उसके बिजनेस में किया जाता है श्वेत वसन अपराध, उसी को कहते हैं। तो श्वेत वसन अपराध की विशेषताएं हम देख लेते हैं। श्वेत वसन अपराध की विशेषता पहला है, श्वेत वसन अपराध समाज के उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो श्वेत वसन अपराध कैसे लोगों द्वारा किया जाता है, जो व्यक्ति समाज में उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के हैं, अर्थात ये निचले वर्ग के लोगों अर्थात गरीब, किसान या मजदूर वर्ग के लोगों द्वारा नहीं किया जाता है। जो लोग समाज में प्रतिष्ठित हैं, धनी हैं, उनसे ऐसे हम ले सकते हैं कि धनी लोगों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम लोग का है, इस प्रकार के अपराधी अपने ऊंचे पद के कारण अपने हित के कानून बनवाने के लिए संसद सदस्यों एवं कानून निर्माताओं पर दबाव डालते हैं और ऐसे कानून का विरोध करते हैं जो उनके हितों के प्रतिकूल हों। तो जो समाज के धनी वर्ग के लोग हैं वे संसद सदस्यों को और कानून निर्माताओं को जो कानून बनाते हैं उन पर दबाव डालते हैं और वैसे कानून जो उनके हितों के विरुद्ध हो या प्रतिकूल हो, जिससे ऐसे कानून जिससे उनकी हितों की पूर्ति न होती हो, उनका वे विरोध करते हैं। तीसरा है, श्वेत वसन अपराधी पर कोई भी कानूनी कार्यवाही इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उनके द्वारा पहुंचाई गई हानि कई भागों में बट जाती है। तो ये श्वेत वसन अपराधी केवल एक लोगों तक ही सीमित न होकर एक सीढ़ीनुमा श्रेणी में पूरा इनका बटा होता है कि कैसे ऊपर के अधिकारी उससे ऊपर के अधिकारियों में कैसे कैसे बंटना है, रिश्वत हो गया या कोई भी चीज़ हो गया। इसीलिए इसको कभी सज़ा नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जो इनके द्वारा जो हानि पहुँचाई जाती है वो कई भागों में बट जाती है। नेक्स्ट विशेषता हमारी चौथी है कि श्वेत वसन अपराध कानून को लागू करने में भेदभाव पर आधारित है। देश में सभी कानून सभी के लिए समान रूप से बने होते हैं होने पर भी धनी और प्रतिष्ठित एवं उच्च अधिकारियों से संपर्क रखने वाले व्यक्ति कानून का उल्लंघन करने पर भी बच जाते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं जो धनी होते हैं और उनको जो क्राइम किया जाता है तो हम बहुत बार सुनते हैं कि वे अग्रिम जमानत या किसी बलबूते से बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें यही समझा जा रहा है कि वे जो कानून बनाते हैं उनसे इनका संपर्क होता है, इसी के कारण ये छूट जाते हैं। जैसे चिकित्सक, कानूनवेत्ताओं, व्यापारियों, राजनेताओं, उद्योगपतियों द्वारा ये सभी जो श्वेत वसन अपराध है ये किए जाते हैं, इनके ही द्वारा, मेनली इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अभी हम आगे वीडियो में समझेंगे कि कैसे डॉक्टरों द्वारा या वकील द्वारा या बिजनेसमैन द्वारा या राजनेताओं द्वारा कैसे ये श्वेत वसन अपराध किया जाता है और समाज में कैसे ये पूरा फैला हुआ है।
तो हम देख लेते हैं डॉक्टर। डॉक्टर कैसे करते हैं? डॉक्टर को तो समाज में इतनी प्रतिष्ठा मिलती है, फिर भी ये कैसे करते हैं? तो डॉक्टर और श्वेत वसन अपराध इस देश के लिए यह एक लज्जा का विषय है कि यहाँ कुछ डॉक्टर भी श्वेत वसन अपराधी हैं। तो इसमें यही कह रहा है कि डॉक्टर भी श्वेत वसन अपराधी हैं। डॉक्टर की एक सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। वही मैंने कहा कि डॉक्टर समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित होते हैं, रोग मुक्त करने तथा इस प्रकार नया जीवन दान देने वाले के रूप में डॉक्टर को पूजा जाता है समाज में, संपत्ति पाने के लालच में। लेकिन उनमें से ही सभी डॉक्टर नहीं होते हैं, लेकिन उनमें से 95% तो श्वेत वसन अपराधी की ही श्रेणी में आते हैं, क्योंकि संपत्ति पाने के लालच में एक व्यक्ति अपने किसी रिश्तेदार को मार डालना चाहता है। ऐसे इसमें एग्जाम्पल दे रहा है कि कैसे डॉक्टर ये क्राइम करते हैं या कैसे उनके द्वारा किया जाता है। ऐसे समय डॉक्टर उसकी मदद करता है और उस रिश्तेदार को धीमी धीमी काम करने वाले जहर दे सकता है या इंजेक्शन आदि के द्वारा उसे मार सकता है, क्योंकि दवा के बारे में मेनली नॉर्मल लोगों को तो कुछ पता नहीं होता है, डॉक्टर ही सब जानते हैं। तो इसमें ये एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जा रहा है कि कैसे डॉक्टर ये अपराध कर सकते हैं। धीमे धीमे काम करने वाले जहर दे सकते हैं या इंजेक्शन दे सकते हैं। अवैध भ्रूण हत्या, तो ये अबॉर्शन कह रहा है, ये तो समाज में इस पे बैन है। भ्रूण हत्या या लिंग परीक्षण समाज में बैन है, लेकिन सबको पता है कि ये बैन है, गैर कानूनी है, लेकिन होता अभी भी समाज में ज़रूर है। तो इसमें यही कह रहा है कि भ्रूण हत्या में सहायता कर तो कई डॉक्टरों का पेशा बन गया है, इसलिए वे संबंधित पक्ष से कई सौ रुपये फीस लेते हैं। भारी रकम लेकर झूठे प्रमाण पत्र देकर डॉक्टर वास्तविक अपराधी को फांसी के तख्ते पर से बचा लेते हैं। शव परीक्षा पोस्टमार्टम होता है, उसमें भी कई बार डॉक्टरों द्वारा गलत रिपोर्ट दे दी जाती है। रिपोर्ट की वास्तविकता को छुपाकर अपराधी को निरपराध प्रमाणित करने में भी डॉक्टर मदद करते हैं। इस प्रकार यह प्रमाणित करने के लिए कि घटना घटित होते समय अपराधी घटना स्थल पर है या नहीं, डॉक्टर उस अपराधी को अपने क्लिनिक के रजिस्टर में फर्जी तौर पर लिख लेता है। तो इसमें यही एग्जाम्पल देकर समझाया जा रहा है कि डॉक्टर किस किस प्रकार से क्राइम करते हैं। घटना के 2-4 दिन पहले या उसके 2 दिन बाद तक वह मुँह मांगी फीस लेकर, तो मुँह मांगी फीस इसमें आ गया। मुँह मांगी फीस यही है श्वेत वसन अपराध। कैसे कोई समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने पद पर रहकर क्राइम करता है, तो इसी को हम श्वेत वसन अपराध कहते हैं। नेक्स्ट है सरकारी अधिकारी, मंत्री, संसद, विधायक श्वेत वसन अपराधी के रूप में कैसे इन लोगों के द्वारा समाज में अपराध किए जाते हैं। तो ये हमारा कि सरकारी अधिकारी भी अभिजात अपराधी हो सकते हैं या होते भी हैं। यह कहा जा सकता है कि यदि केवल सरकारी अधिकारी ईमानदार बन जाएं तो अभिजात अपराधी ही नहीं, अभी तो साधारण अपराधी बहुत कम हो जाता है। इसमें एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि ठेकेदार घूस देकर अनुकूल ठेका प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सरकारी ठेके दिए जाते हैं तो उसमें भी कई ठेकेदारों द्वारा घूस देकर और वो ठेका ले लिया जाता है। सरकारी अधिकारियों को खुश रखकर अनैतिक व्यापार, जुए के अड्डे, गैर कानूनी शराब व्यापार, वेश्यालय आदि चलाए जाते हैं और कई बार इन पे छापा भी पड़ता है, लेकिन बहुत हद तक पुलिस को या जो भी अधिकारी उन्हें पता रहता है, बट वो होता नहीं है। श्वेत वसन अपराधी इसी ही कहा गया है। जैसे ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पुलिसमैन के हाथ में 100, 200, 500 रुपये रखकर और अपने आप कानून के पंजों से अपने आप को छुड़ा लेते हैं, तो ये भी श्वेत वसन अपराधी है। ये सभी अभिजात अपराधी के रूप में वकील। तो अब नेक्स्ट हमारा कि वकील कैसे श्वेत वसन अपराध करते हैं। तो वकील कई बार जो लोग वकील अटर्नी अपने मौकिलों की पूंजी का अनुचित प्रयोग करते हैं, गवाहों को झूठी शहादत दिलाते हैं और कई बार गलत एविडेंस प्रूव करके और वकील अपने जो भी मौकिल हैं उनको छुड़ा लेते हैं, जो भी क्रिमिनल हैं उनको छुड़ा लेते हैं। अब हम श्वेत वसन अपराध की विशेषता तो हम देख चुके हैं, इसके नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं कि और हम उसमें क्या ऐड करके लिख सकते हैं। तो हम सब्जेक्टिव के लिए ये देख रहे हैं और साथ ही ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने जितने भी इस श्वेत वसन अपराध टॉपिक में या बाल अपराध टॉपिक में 1 लाइनर क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैंने सब इसमें ऐड किया है। तो इसमें हम विशेषता देख लेते हैं फास्ट ट्रैक में। तो पहला है कि सदरलैंड के अनुसार अभिजात अपराधी उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग का सदस्य होता है जो कि व्यवसाय के दौरान आपराधिक कानून, क्रिमिनल लॉ का भंग करता है। इसमें पहला है
उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग का सदस्य व्यवसाय के दौरान कानून तोड़ना, ये दोनों ही अभिजात अपराधी की आवश्यक विशेषताएं हैं। हमारा सेकेंड विशेषता है कि उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के सदस्य होने के कारण कानून भंग करने पर अभिजात अपराधी के पद और प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आ पाती और समुदाय में उसकी इज्जत बनी रहती है। यही अगर कोई समाज का गरीब वर्ग का लोग या निचले तबके के लोग कोई क्राइम करते हैं तो समाज में उसे, अगर वो अपनी सज़ा काट के भी छूटते हैं, तभी भी समाज द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, शोषित किया जाता है कि इन्होंने ये अपराध किया था। और जबकि जो लोग वाइट कॉलर क्राइम के अंतर्गत होते हैं वे तो किसी को पता ही नहीं होता है कि इन्होंने क्राइम किया है, तो उनकी प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं आती है। नेक्स्ट हमारा है कि उच्च सामाजिक स्थिति होने के कारण ऐसे अपराधी इस बात का निर्णय लेने में अपना दबाव डालते हैं कि किस प्रकार के कानून का प्रयोग किया जाए जिन्हें उन्हें लाभ हो। तो यही मैंने बताया था कि वे अपने हित की पूर्ति के अनुसार ही कानून का निर्माण भी करवाते हैं, क्योंकि इनके पास धन है और ये कोई भी कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा विशेषता है कि अभिजात अपराधी ऐसा दिखलाते हैं कि उन्हें समाज सेवा और जन कल्याण में विशेष रुचि है, इसलिए वे एकाधिक सार्वजनिक संस्थाओं के साथ अपना संपर्क रखते हैं। उन्हें वे काफ़ी धन, चंदा, सहायता आदि के रूप में देते हैं, जिससे उनका मुंह बंद रहे और अभिजात अपराधी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल मनोभाव विकसित न हो सके, नेक्स्ट हमारी विशेषता है कि अभिजात अपराधी अपने धन, पद, प्रतिष्ठा के द्वारा अदालत तथा न्यायाधीश तक को अपने कब्जे में रखने का प्रयास करते हैं और कई प्रकार से उन्हें प्रभावित करते हैं। जजों के साथ मेल मिलाप रखते हैं, उन्हें डलियां भेजते हैं, उनकी हर समस्याओं को हल करने में सबसे आगे रहते हैं। तो आज हमने देखा श्वेत वसन अपराध किसे कहते हैं, वाइट कॉलर क्राइम किसे कहते हैं, उसकी विशेषता क्या है, समाज में कैसे डॉक्टरों द्वारा, बिजनेसमैन व्यापारी द्वारा, राजनेताओं द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा, वकीलों द्वारा वाइट कॉलर क्राइम में भाग लिया जाता है। इनमें हम कुछ व्यापारी वर्ग के लोगों को भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, नहीं तो हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट की जो भी यूनिट्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।